ऐसा कोई उपाय हो सकता है कि इस पैसा से हम पर मंथ 20,000 रुपया निकालते भी रहे और यह पैसा बढ़ता भी रहे। एक बहुत ही बेस्ट प्लान है, उससे पर मंथ हम 20,000 रुपया अपना आवश्यकता पूर्ति के निकालते हैं, तो इसमें से हमारी आवश्यकता भी पूर्ति होती जाएगी और यह पैसा डे बाय डे बढ़ते भी जाएगा। तो वह प्लान क्या है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा फुल सैलरी, क्या यह संभव है? कौन सा ऐसा नियम है कि रिटायरमेंट के बाद आपको फुल सैलरी मिलेगा? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी होता है वह बंद हो जाता है और पेंशन की शुरुआत होती है, और नियमानुसार जो भी पेंशन होता है वह सैलरी का ठीक आधा हो जाता है। यानी कि सैलरी में आपका बेसिक है, डीए है, एचआरए है, मेडिकल अलाउंस है, सिटी अलाउंस है, ये सब मिल करके जितनी भी ग्रॉस राशि बनती है उसका आप पेंशन के रूप में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका पेंशन जो होता है आपके बेसिक सैलरी का ठीक आधा हो जाएगा और उसी पर डीए मिलेगा और मेडिकल अलाउंस मिलेगा। तो लगभग आपका जो पेंशन होता है वह सैलरी का आधा हो जाता है, बेसिक और डीए और मेडिकल अलाउंस को मिला करके। अब सवाल उठता है कि क्या रिटायर होने के बाद आपका जो खर्च है वह आधा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हम अपने सैलरी के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अनिवार्य आवश्यकता पर खर्च करते हैं, जहाँ शिक्षा है, चिकित्सा है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, बच्चों की पढ़ाई है। ये सारी चीजों पर हम अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने सैलरी का मोटा मोटी मान के चलिए कि 60 से 70% हिस्सा हम लोग हर मंथ खर्च कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद मेरा सैलरी सीधे सीधे आधा हो जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी रिटायर पर्सन के पास अभी लायबिलिटी बची हुई है, बच्चों की पढ़ाई बची हुई है, चिकित्सा है, बच्चों का शादी विवाह है, या अन्य खर्च जो है अभी लायबिलिटी के रूप में है, उनके बच्चे सेटल नहीं हुए, उनके बच्चों का शादी विवाह नहीं हुआ, बावजूद अब तो हम रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद हमारी सैलरी सीधे आधा हो गई, तो आप बताइए कि अपने खर्च को कहाँ कटौती कीजिएगा? क्योंकि लायबिलिटी तो पीक पर आती है रिटायरमेंट के समय में। तो वैसी स्थिति में हम कौन सी ऐसी विधि अपनाएं कि रिटायरमेंट के बाद भी हमको उतना सैलरी बना रहे जितना कि रिटायरमेंट के दिन तक था? कौन सा ऐसा ट्रिक अपना सकते हैं? कौन सा ऐसा हम अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि हमको किसी प्रकार का कटौती नहीं करना पड़े और मेरा दिनचर्या ठीक वैसे ही चलता रहे जैसा कि मैं नौकरी करता था? तो क्या ऐसा कोई प्लान हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद भी हम अपना फुल सैलरी प्राप्त करते रहें? तो आइए आज हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे और उसके बाद एक ऐसा प्लान आपको बताएंगे, मतलब वो बिल्कुल ही क्रांतिकारी प्लान है, और वह उस प्लान के तहत अगर आप जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपके सैलरी के बराबर आपका पेंशन बन जाएगा। बावजूद इसके आप जहां भी उस प्लान में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा वह पैसा निकालने के बावजूद भी बढ़ते रहेगा। एक होता है कि हम पैसा को निकालते जा रहे हैं, पैसा घटते जा रहा है, ऐसा नहीं। वह स्कीम ऐसा है कि आप पैसा को निकालते भी जाइएगा, एक तरफ आप पैसा को निकाल करके खर्च करते जाइएगा, दूसरी तरफ पैसा बढ़ते जाएगा। तो आइए आज हम स्टेप बाय स्टेप, चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और बहुत ही नॉलेजेबल होगा, तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसा हमारा ये मैनेजमेंट होगा कि हम रिटायरमेंट के बाद भी फुल सैलरी प्राप्त करते रहे और हमारा जो भी पैसा है, जो भी सेवानिवृत्ति लाभ है, क्योंकि खर्च तो उसी में से करना है, तो वह बढ़ता ही रहे, तो उसमें से खर्च भी करना है और वह पैसा बढ़ता ही रहे। सुनने में अजूबा जरूर लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे स्कीम है। तो पहले आइए हम लोग अपने सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन स्ट्रक्चर, अपने खर्च को एक आंकड़ा के हिसाब से देखते हैं, तब पता चलेगा कि हमको किस प्लान में कैसे डालना चाहिए और कितना हमको राशि निकालनी चाहिए ताकि हमारा जो है मैनेजमेंट भी नहीं गड़बड़ाए और हमारा पैसा भी सेफ बना रहे। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हुआ
डेट मान लीजिए जैसे 31/12/2024, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वह 31/12/2024 को सेवानिवृत्त हो गया, ठीक है। तो सेवानिवृत्ति के दिन पहले उसका सैलरी स्ट्रक्चर जान लीजिए। तो हम एक सबसे छोटे एम्प्लॉय का, मतलब कि सबसे छोटे से छोटे एम्प्लॉय का ही सैलरी का एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो उसका वेतन का स्ट्रक्चर, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या था, तो उसमें क्या क्या मिलता है। देखिए आपको बेसिक मिलता है, तो कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति का बेसिक था 50,000, ठीक है। उस व्यक्ति को डीए मिलता होगा कितना, तो 53%। तो 53% की जो राशि है वह कितना हो जाएगा, इसको हम डिटेल इसमें लिख देते हैं। देखिए ये आपका सैलरी और खर्च का स्ट्रक्चर है मंथली। अब जैसे मान लीजिए कि सेवानिवृत्ति के दिन आपका बेसिक सैलरी है 50,000 रुपया। यह हम एक छोटे एम्प्लॉय का ले रहे हैं। आज की तिथि में छोटे से छोटे एम्प्लॉय का भी बेसिक सैलरी 50,000 रुपया। तो आज के हिसाब से 53% डीए है तो उसका वैल्यू हो गया 26,500। हाउस रेंट अगर मिनिमम 10% भी लेते हैं तो 5,000 रुपया। मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपया मिलता है, सीटीए अलाउंस 1,000। कुल मिला करके आपका टोटल मंथली सैलरी हो गया 83,500, ठीक है। और आप एज्यूम कीजिए कि आपका खर्च इसमें से 60,000 रुपया पर मंथ हो रहा है, तो बचत कितना होगा, तो 83,500 में 23,500 रुपया पर मंथ आप बचा रहे हैं। वह बचत कहाँ जाएगा, वह आपका जीपीएफ में या पीएफ में कटता हो, ग्रुप इंश्योरेंस में कटता हो, या अदर जगह इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। अब तो ये हो गया वेतन का स्ट्रक्चर। अब अगर मान लीजिए कि जैसे ही आप रिटायर होते हैं तो आपका पेंशन की स्थिति क्या रहेगी, देख लीजिए आपका पेंशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए पेंशन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, तो बेसिक ठीक आधा हो जाता है पेंशन में। तो मान लीजिए कि आपका रिटायरमेंट के समय में 50,000 बेसिक था, तो पेंशन का बेसिक हो जाएगा 25,000, उस पर डीए हो जाएगा 13,250 है, मेडिकल अलाउंस जो आपको 1,000 मिलता था मिल गया, यानी कि 39,250। इसको लम सम हम 40,000 मान लिए। अब आप बताइए कि आपका खर्च जो 60,000 रुपया हो रहा था, वह 60,000 रुपया आप कहां से लाइएगा। खर्च तो आपका घटेगा नहीं, क्योंकि हम यहां पर खर्च जो करेंगे 60,000 रुपया पर मंथ, तो आपका यहां पर बचत क्या दिखाएगा, -20,000। तो -20,000 का मतलब यह हुआ कि अब आपको कहीं ना कहीं से या तो 20,000 रुपया कर्ज लेना होगा, नहीं तो जो भी रिटायरमेंट के समय में आपको एक मुश्त राशि मिलती है पर मंथ, आपको 20,000 रुपया उस एक मुश्त रिटायरमेंट के राशि से खर्च करना होगा, तब जाकर के आपका 60,000 का पर मंथ खर्च कंप्लीट होगा और आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब मोटा मोटी आप जान लीजिए कि आपका सेवानिवृत्ति लाभ क्या होगा। आपका जो भी जितना भी सेवानिवृत्ति लाभ मिलता है उसमें मोटा मोटी क्या मिलता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए हम बताते हैं। अब देखिए, अब एक व्यक्ति जब नौकरी से रिटायर करता है तो रिटायरल बेनिफिट यानी कि सेवानिवृत्ति लाभ में ये मोटा मोटी 1, 2, 3, 4 चीज मिलता है सबको अपने रिटायरमेंट के बेसिक सैलरी के हिसाब से और डीए के हिसाब से। तो अगर इसी सैलरी स्ट्रक्चर को हम काउंट करते हैं तो देखिए रिटायरमेंट के समय क्या मिलेगा। जो भी आप जीपीएफ वगैरह में पैसा कटवा रहे हैं तो मोटा मोटी वह 15 लाख के आसपास में होगा। ये मोटा मोटी हम एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि एक छोटे एम्प्लॉय जिसका बेसिक सैलरी 50,000 पर रिटायर किया है, उसका वेतन सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेवानिवृत्ति लाभ जो एक मुश्त मिलेगा, तो उसका अर्न लिव लगभग 7,65,000 हो जाएगा। उसका ग्रुप इंश्योरेंस में जो जमा पैसा कटता होगा लगभग 2 लाख हो जाएगा और उसका ग्रेचुइटी लगभग 12 लाख 12.5 लाख में हो जाएगा। अगर इसी को हम मान लेते हैं तो यही राशि आपको रिटायरमेंट के समय एक मुश्त मिलेगा, एक मुश्त यही पैसा। तो अब तो यह स्पष्ट हो गया कि जो भी आपको एक्स्ट्रा 20,000 रुपया खर्च करना होगा आप इसी में से खर्च कीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी लायबिलिटी दूर नहीं हुई है,
बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा है, चिकित्सा है, शादी है या अन्य अनिवार्य आवश्यकताएं जो पर मंथ आपने खर्च कर रखा है 60,000 रुपये का, वह तो आपको देना होगा। तो अब पेंशन 40,000 है या 60,000 खर्च है, तो जो माइनस 20,000 रुपया आपको कहीं ना कहीं से कर्ज लेना होगा। या तो आप कर्ज लीजिएगा और नहीं तो एक मुश्त जो आपको पैसा मिला है इसी में से पर मंथ, अगर इसी में से आप पर मंथ 20,000 रुपया खपत करते हैं, तब अब मालूम है क्या होगा कि यह पैसा लगभग कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अंदाज लगा लिए 20,000 रुपया अगर पर मंथ लेते हैं तो 2,40,000 रुपया आपका एक साल में हो गया। 2,40,000 का मतलब कि मोटा मोटी यह आपका 15 साल में पैसा समाप्त। अब उस स्थिति में बताइए कि क्या हमारे पास कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि यह पैसा हमारा ज्यों का त्यों बना रहे और हमारा मेंटेनेंस 60,000 का होता रहे, या ऐसा कोई उपाय हो सकता है कि इस पैसा से हम पर मंथ 20,000 रुपया निकालते भी रहे और यह पैसा बढ़ता भी रहे। यह बात सुनने में आश्चर्यजनक जरूर लगेगी कि जिस पैसा से, जिस राशि से हम पर मंथ कुछ ना कुछ निकालेंगे वो बढ़ेगा कैसे। जी हाँ, एक बहुत ही बेस्ट प्लान है जिसके तहत हम इस पैसा को एक मुश्त इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद उससे पर मंथ हम 20,000 रुपये अपना आवश्यकता पूर्ति के निकालते हैं। तो इसमें से हमारी आवश्यकता भी पूर्ति होती जाएगी और यह पैसा डे बाय डे बढ़ते भी जाएगा। तो वह प्लान क्या है, उस प्लान के बारे में ही आज हम लोग समझेंगे। क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त पैसा को हम कैसे इन्वेस्ट करें कि ताकि उससे हमको लाभ ही लाभ हो, कभी हानि नहीं सहना पड़े। तो आइए उस प्लान के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग के पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, इसका नाम है SWP। फुल फॉर्म होगा सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। आपने SIP का नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड का होता है। यह भी म्यूचुअल फंड का ही एक स्कीम है। SIP और SWP दोनों ठीक एक दूसरे का उल्टा काम करता है। SIP में हम लोग क्या करते हैं, SIP में हम लोग पर मंथ एक फिक्स अमाउंट बना लेते हैं या ग्रेजुअल इंक्रीमेंट वाला भी अमाउंट बना लेते हैं कि पर मंथ हम उसमें कुछ ना कुछ पैसा डालते जाते हैं। इस स्कीम के तहत सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, और इसमें सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान माने कि इसमें सिस्टमेटिक रूप से निकालना है। तो SIP में क्या होता है कि हम एक अमाउंट हर माह जमा करते जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 15 साल 20 साल 25 साल के लिए, और जब वो हमारा टाइम पीरियड पूरा होता है तो हमको एक भारी भरकम अमाउंट मिलता है। यहां पर ठीक इसका उल्टा फंक्शन है। इसमें क्या है कि शुरुआत में ही हम एक भारी भरकम अमाउंट जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद उससे हर महीना हम ड्रॉ करते हैं। यह भी म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा है। अब SWP में जो पैसा हम लगाएंगे उसका बेनिफिट क्या है जानिए। तो देखिए SWP में अभी हम कैलकुलेशन कितना साल के लिए कि हमारा 15 साल में यह पैसा समाप्त हो रहा है कि 20,000 रुपया पर मंथ अगर निकालते हैं तो हम इसको 15 साल के लिए ही इन्वेस्ट करें, इसमें से सब ना इन्वेस्ट करें। हम मान लेते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, 15 साल के लिए इस 37 लाख से ज्यादा नहीं 30 लाख, ये 30 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 15 साल के लिए। तो आप हर महीना आपका निकालना भी है। मान लीजिए कि पर मंथ आप निकासी कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवश्यकता है 20,000 की, पर मंथ आप निकासी कीजिए, इसको निकासी कीजिए, ठीक है। तो SWP का अगर आप 15 साल 20 साल 25 साल के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं
तो अभी तक का इसका लमसम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है रिटर्न, वह आता है 15% पर एनम, यानी कि 15% सालाना आपको वह इंटरेस्ट देता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं तब, लॉन्ग टर्म मतलब इसी 15 साल की ही बात कर रहे हैं, तो 15 साल के लिए लगाइए, 20 साल के लिए लगाइए, 25 साल के लिए लगाइए, तो आपको 15% का रिटर्न देता है। हाँ, आप चूंकि म्यूचुअल फंड का ये हिस्सा है और उसका भी संबंध कहीं ना कहीं शेयर बाजार स्टॉक मार्केट से रहता है, तो कभी कभी शेयर फ्लक्चुएट होने के कारण वह कम बेसी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 15 नहीं, यह 12% है, हम 12% ही मान लें एकदम गिरा करके इस रेट को, क्योंकि अब 15 साल 20 साल के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इससे कम आपको नहीं मिलेगा। अब अगर हम 30 लाख रुपया 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं इस रेट पर और हर महीना 20,000 निकालते हैं, तो 15 साल के बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा इसको हम आपको बता देते हैं बोर्ड पर लिख करके। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया 30 लाख, ठीक है। टोटल आपने निकासी कितना किया, पर मंथ अगर 20,000 रुपया निकालते हैं तो एक साल में 2,40,000 रुपया और 15 साल में 36 लाख रुपया। आपने 15 साल में 36 लाख रुपया की निकासी कर ली। बावजूद इसके आपका जो फंड का फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू 69,91,541 रुपया। अब आप बताइए कि आप पर मंथ 20,000 रुपया निकाल भी रहे हैं, आपका निकासी हो गया 36 लाख रुपया, आपने 30 लाख इन्वेस्ट किया था और निकासी के बाद भी आपके पास 69,91,541 रुपया बचा हुआ है। तो अब आप बताइए कि रिटायरमेंट के बाद हमने फुल सैलरी प्राप्त किया कि नहीं। फुल सैलरी जो प्राप्त किया वह रिटायरमेंट के पैसा से ही प्राप्त किया, तो क्या रिटायरमेंट का पैसा हमारा यहां समाप्त हुआ, क्या घट गया? रिटायरमेंट का पैसा हमारा 30 लाख से बढ़कर 69,91,541 रुपया हो गया, इस बावजूद इसके कि हमने हर महीना उससे 20,000 रुपया की निकासी किया। अगर इसमें आप इन्फ्लेशन को भी लेते हैं 6 से 7%, तो अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो आपको जानकारी होगा कि साल में 2 बार डीए भी सरकार बढ़ाती है आपके बेसिक सैलरी पर या बेसिक पेंशन पर। तो आपका जो पर साल 6 से 7% का जो डीए बढ़ता है वो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर देगा, तो उसके बारे में नहीं सोचना है आपको। ये जो स्कीम है SWP, रिटायरमेंट के तिथि में, अगर मान लीजिए कि आप 31/12/2024 को रिटायर किए, अगर आपको उस तिथि को ये सारा पैसा प्राप्त हुआ, आप सीधे नेक्स्ट डे से ही इस पैसा को इन्वेस्ट कर दीजिए और अगले मंथ से आप पर मंथ 20,000 रुपया निकासी करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि जो 20,000 रुपया आपके पेंशन में घट रहा था सैलरी के कंपैरिजन में, वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति होने लगी और साथ ही साथ यह जो पैसा है आपका बढ़ने लगा। अगर इस पोजीशन में हम पैसा की निकासी कर रहे थे 20,000 रुपया, तो 15 साल में पैसा समाप्त हो जा रहा था। इस पोजीशन में पर मंथ 20,000 रुपया की निकासी कर रहे हैं तो यह पैसा समाप्त नहीं हो रहा है बल्कि पैसा और बढ़ रहा है। तो क्या यह कमाल की योजना है कि नहीं? अगर मान लेते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके बेटी की शादी करनी, बेटा बेटी की शादी करनी रहती है, तो फर्स्ट लायबिलिटी तो वही है, क्योंकि पैसा बचा करके भी हम क्या करेंगे जब हमारी लायबिलिटी समय पर पूरा ना हो। तो अगर शादी विवाह करनी है तो उस समय तो आपका पैसा खर्च होगा ही होगा। उस लायबिलिटी से अगर आप फ्री हैं और मंथली आप एक्सपेंशन को बनाए रखना चाहते हैं,
तो उस कंडीशन में आप एक मुश्त राशि अगर कहीं जमा करना है, ऑप्शन तो बहुत है, बहुत सारा मार्केट में ऑप्शन है। पुराने लोग जब रिटायर करते थे उसको एफडी खोजते थे या सीनियर सिटीजन स्कीम उसमें खोजते थे। लेकिन अगर आपको बहुत अधिक बेनिफिट की आवश्यकता है कि आप निकासी भी करते जाइए, आपका पैसा बढ़ते हुए जाए, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन आप करके आकर के हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 12% आपको वह इंटरेस्ट दे रहा है और पर मंथ आप 12% के हिसाब से निकालेगा तो पर मंथ आपका होगा 30,000 रुपया। लेकिन हम निकाल कितना रहे हैं? 20,000 रुपया। बच कितना रहा है? 10,000 रुपया। तो उसमें 10,000 रुपया तो हमारा प्लस होते जा रहा है, तो वह 10,000 रुपया कंपाउंडिंग रुपये प्लस होते जा रहा है, इसलिए पैसा बढ़ते जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये हमारा एक प्लान है। चूंकि यह एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमने समझाया आपको कि इस तरह का प्लान अगर आप करते हैं, हाँ, रिटायरमेंट के समय अगर आपकी लेबिलिटी है, मान लीजिए कि बेटा बेटी की शादी करनी है तो उसमें एक मुश्त पैसा की आवश्यकता होती है, तब आप 15 साल तो इंतजार नहीं कीजिएगा, जो भी रिटायरल बेनिफिट आपको मिला उसी से खर्च करना होगा। तो फर्स्ट प्रीफरेंस है आपका लेबिलिटी। उस समय जो लेबिलिटी एक मुश्त करनी है उसमें खर्च कीजिए, क्योंकि आप बेटा बेटी की शादी के लिए अगला 15 साल में थोड़ी इंतजार कीजिएगा। अगर उस लेबिलिटी से फ्री हैं और जनरल में आप अपने खर्च को बनाए रखना चाहते हैं, आपके पास दूसरा कोई एक मुश्त खर्च करने का कहीं कोई लेबिलिटी नहीं है, तब आप इस स्कीम में डालिए और जिंदगी भर फुल सैलरी प्राप्त करते रहिए। तो हमने 15 साल के लिए बताया, आप लंबे समय तक के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, इस तरह की जानकारी अच्छी लग रही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।